साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल DSK हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे मौर्य काल को लेकर। मौर्य काल को लेकर हमारी 4 क्लास हो चुकी है। आज मौर्य काल को लेकर अपनी कौन सी क्लास है? 5वीं क्लास। अभी तक आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर क्विक रिवीजन के नाम से कंप्लीट क्लास आपको मिल जाएगी। तो चारों क्लास में हम बात कर चुके थे और लास्ट क्लास में हमने बात की थी मौर्यकालीन प्रशासन को लेकर। आज की 5वीं क्लास व अंतिम क्लास में हम बात करेंगे मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था को लेकर, सैन्य व्यवस्था को लेकर, गुप्तचर व्यवस्था को लेकर, मौर्यकालीन सामाजिक जीवन के बारे में, जिसमें मौर्यकाल में स्त्रियों की स्थिति क्या थी इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को लेकर, बात करेंगे मौर्यकालीन सिक्के एवं व्यापार को लेकर। तो साथियों, आज अपनी अंतिम क्लास है और उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्लास काफ़ी अच्छी लग रही होंगी और रिवीजन के लिए आपको यह क्लास बहुत ही बेस्ट रहेंगी। यानी आप इन क्लास से आप किसी भी कंटेंट से तैयारी कर रहे हो, लेकिन जब आप इन नोट्स से, इन क्लास से आप इन फ़ोन को सामने रखें, ईयरफोन लगाएं और क्लास को कंप्लीट सुनने का काम करें। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो क्लास को 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिए। और आपको पता है कि मेरा अभी तक का कंटेंट मुश्किल से मुश्किल 15 घंटे के आसपास हुआ है। यानी 15 घंटे में हम कहाँ तक पहुँच गए? मौर्यकाल तक। यानी आप 3 दिन में कंप्लीट क्लास रिवीजन कर सकते हो अगर डेली आप 4-5 घंटे रिवीजन करोगे तो। इससे क्या होगा, एक तो जब आप इसको 2 से 3 बार तैयार कर लोगे तो आपको एक टॉपिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि हमने इस टॉपिक में कौन कौन सी बातें देखी और कौन कौन सी बातें हमारे लिए उपयोगी है। क्योंकि जब आपके कानों में आवाज़ आएगी और स्क्रीन पर सामने नोट्स चलते रहेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा चांस रहेंगे कि आपको साथ ही साथ मैटर याद होने का काम करेगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप कमेंट के माध्यम से अपना रिव्यू जरूर दें। तो साथियों, बात करते हैं मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था को लेकर। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? अर्थशास्त्र में। कहाँ पर? अर्थशास्त्र में। आपको ध्यान रखना होगा कि सर्वोच्च व अंतिम न्यायाधीश स्वयं सम्राट होता था। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालय का वर्णन मिलता है। 2 प्रकार कौन कौन से थे? एक तो था कंटक शोधन और एक धर्मस्थीय, यानी धर्मस्थीय। आपको कंटक शोधन कैसा था? फौजदारी, जिसमें फौजदारी मामले सुने जाते हैं, यानी फौजदारी मामले जिसमें होते थे, कौन सा था? कंटक शोधन। और दीवानी मामले वाला धर्मस्थीय। अब आपको इन दोनों के प्रकारों के बारे में कई बार पूछा गया है कि मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में कौन कौन से न्यायालय के 2 प्रकार थे। तो आपको ध्यान रखना होगा कंटक शोधन व धर्मस्थीय। जिसमें फौजदारी मामले थे वो कंटक शोधन था, जिसमें दीवानी मामले थे वह धर्मस्थीय था। अब बात करें एक एक न्यायालय को लेकर, तो कंटक शोधन के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें राज्य व व्यक्ति के मध्य होने वाले विवादों का निपटारा होता था। और इस कंटक शोधन न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या कहलाता था? प्रतिष्ठा। आपसे इसको लेकर भी पूछा जा सकता है कि कंटक शोधन न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? तो यह प्रतिष्ठा के नाम से जाना जाता था। वह धर्मस्थीय मुख्य न्यायाधीश क्या कहलाता था? इस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या कहलाता था? व्यवहारिक। आपको पता होगा कि दीवानी मामले कैसे होते हैं, जैसे चोरी व लूट से संबंधित मामले क्या कहलाते हैं? दीवानी मामले। तो चोरी व लूट से संबंधित जो भी मामले थे वह दीवानी मामले कहलाते थे और उन किस न्यायालय में चलते थे? धर्मस्थीय न्यायालय में। उसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना होगा कि मौर्य काल में चोरी व लूट के मामले को साहस कहा जाता था, जबकि पुलिस अधिकारी को रक्षण कहा जाता था। यानी आपको यहाँ से 2 शब्द मिले कि साहस किसे कहा जाता था व रक्षण कौन था। तो मौर्य काल में चोरी व लूट के मामले को क्या कहा जाता था? साहस। जबकि पुलिस अधिकारी को क्या कहा जाता था? रक्षण के नाम से जाना जाता था। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चतुष्पाद व्यवहार यानी कानून का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य ने न्याय व्यवस्था के 4 अंग बताए हैं, अर्थात किसी भी मामले पर न्याय प्रदान करने हेतु न्याय व्यवस्था के 4 अंग थे। 4 अंग कौन कौन से थे? तो पहला अंग कौन सा था? धर्म। दूसरा व्यवहार यानी विधि संहिता। तीसरा चरित्र यानी रीति रिवाज। चौथा कौन सा था? राज प्रशासन यानी राजाज्ञा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कौटिल्य ने न्याय व्यवस्था के कितने अंग बताए हैं। तो कितने अंग बताए हैं? तो आपको आंसर करना होगा 4 अंग। और 4 अंगों के बारे में आपको ध्यान रखना होगा धर्म, व्यवहार, चरित्र व राज शासन। तो साथियों, हमने बात की मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था की। अब बात करते हैं आगे मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था को लेकर।
बात करते हैं मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो अर्थशास्त्र में व इंडिका में। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि कौटिल्य ने चतुरंगिनी सेना का उल्लेख किया है। जैसे चतुरंगिनी सेना यानी 4 प्रकार की, पैदल सेना, अश्व या घुड़सेना, तीसरी रथ सेना, चौथी कौन सी थी, हस्ती या गज सेना। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कौटिल्य ने कितने प्रकार की सेना का उल्लेख किया है, चतुरंगिनी सेना का उल्लेख किया है। पैदल सेना, अश्व या घुड़सेना, रथ सेना व हस्ती या गज सेना, ये चारों प्रकार थे। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा गुडबेडल के अनुसार मौर्यों का राजकीय चिन्ह क्या था, मयूर था। आपको ध्यान रखना होगा कि मौर्यों का राजकीय चिन्ह क्या था, मयूर था। उसके बाद आपको एक पॉइंट ध्यान रखना होगा कि मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन 6 समितियों के द्वारा देखा जाता था और तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। तो टोटल सदस्य कितने हो गए, 30 सदस्य। इसको लेकर भी आपसे कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। वहीं पर आपको एक नोट ध्यान रखना होगा कि भारतीय इतिहास में पहली बार हस्ती सेना का उपयोग नंदों के द्वारा किया गया। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय इतिहास में पहली बार हस्ती सेना का उपयोग किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा, नंदों के द्वारा। अब बात की हमने यहाँ 6 समिति, जैसे में 5 सदस्य होते हैं, वह कौन कौन सी 6 समिति थी, तो 6 के नाम आपको ध्यान रखने होंगे। पैदल सेना समिति, रसद आपूर्ति समिति यानी यातायात, तीसरी अश्व या घुड़सेना समिति, चौथी रथ सेना समिति, 5वीं गज या हस्ती सेना समिति और 6वीं कौन सी थी, नौसेना समिति। 6वीं समिति महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखनी है। तो साथियों हमने बात की 6 प्रकार की समितियों के बारे में। जैसा कि आपको मेगास्थनीज के बताया गया था कि इसका सैन्य प्रशासन कितनी समितियों के द्वारा संचालित किया जाता था, 6 समितियों के द्वारा, और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे, 5 सदस्य। उसके बाद हमने देखा कि 6 समिति कौन कौन सी थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। अब बात करेंगे मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था को लेकर। तो मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, अर्थशास्त्र में। कहाँ पर, अर्थशास्त्र में। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। यानी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है, तो आपको आंसर देना होगा गूढ़ पुरुष कहा गया है। तथा गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या कहा गया है, महामात्या परिसर्ग यानी महामात्या परिसर्ग या परिसरण कहा गया है। यानी गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या कहा गया है, महामात्या परिसर्ग। उसके बाद आपको नोट ध्यान रखना होगा कि अशोक के शिलालेख संख्या 9 में दासों का उल्लेख मिलता है, जहां दासों हेतु बृहत शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी आपको ध्यान रखना होगा, एक नोट यहाँ पर महत्वपूर्ण, कि अशोक के शिलालेख संख्या 9 में दासों का उल्लेख मिलता है, जहां दासों हेतु बृहत शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख किया गया है, तो आपको आंसर देना होगा 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख किया गया है। 2 कौन कौन से प्रकार है, संस्था और दूसरा संचारा। संस्था कौन थे, एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचरी करने वाले लोग क्या कहलाते थे, संस्था। तथा संचारा, यह भ्रमणशील गुप्तचर होते थे। संचारा यानी भ्रमणशील गुप्तचर। तो आपको दोनों के मीनिंग्स याद रखने होंगे। उसके बाद बात करें संस्था में गुप्तचरों के प्रकार। तो संस्था में गुप्तचरों के प्रकार पहला कौन सा है, कापटिक, दूसरा गृहपति, तीसरा वैदेहिक, चौथा उदास्थित, 5वां तापस। तो साथियों संस्था में गुप्तचरों के प्रकार देखते हैं। तो पहला देखते हैं कापटिक। कापटिक क्या है, विद्यार्थी के भेष में रहकर दूसरों के मन का रहस्य जानने वाला गुप्तचर क्या कहलाता था, कापटिक। उसके बाद बात करते हैं गृहपतिक। गरीब किसान के भेष में रहने वाला गुप्तचर क्या कहलाता था, गृहपतिक। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा वैदेहक। गरीब व्यापारी के रूप में रहने वाला गुप्तचर क्या कहलाता था, वैदेहक। उसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना होगा उदास्थित। सन्यासी के भेष में रहने वाला गुप्तचर क्या कहलाता था, उदास्थित। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं 5वें प्रकार के बारे में। तो तापस या तपस्वी के भेष या तपस्वी के रूप में रहने वाला गुप्तचर क्या कहलाता था, तापस। अब बात करते हैं संचारा में गुप्तचरों के प्रकारों के बारे में कि संचारा में गुप्तचरों के कितने प्रकार थे। तो पहला प्रकार ध्यान रखना होगा क्षत्रिय,
दूसरा तीक्ष्ण, तीसरा शरद, चौथा ब्रसलिया परिव्राजिका। अब बात करते हैं संचारामय गुप्तचरों के प्रकार में। पहले प्रकार के बारे में, सत्री के बारे में। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा समुद्री विद्या, ज्योतिष, इंद्रजाल, मायाजाल, वशीकरण व नाचने गाने में निपुण तथा व्याकरण को जानने वाला क्या कहलाता था? सत्री। तीक्ष्ण, धन के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करने वाला क्या कहलाता था? तीक्ष्ण। साथ ही यह सभी गुप्तचरों के प्रकार हैं जो कि संचार में रहते थे। संचार यानी भ्रमणशील गुप्तचर। तो भ्रमणशील गुप्तचरों के प्रकार हैं सत्री, तीक्ष्ण। अब बात करते हैं शरद को लेकर। अपने बंधु बांधवों के प्रति स्नेह नहीं रखने वाला, क्रूर व आलसी प्रवृत्ति के होते थे। कौन से गुप्तचर? शरद गुप्तचर। उसके बाद नेक्स्ट चौथा प्रकार देखते हैं ब्रसलिया परिव्राजिका। सन्यासी के भेष में रहने वाले गुप्तचर महिला, यानी सन्यासी के भेष में रहने वाली गुप्तचर महिला क्या कहलाती थी? ब्रसलिया परिव्राजिका। वहीं आपको नोट कर कर एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि मौर्य काल में गुप्तचरों को संती व तीक्ष्णा भी कहा जाता था। यानी मौर्य काल में गुप्तचरों को संती या तीक्ष्णा भी कहा जाता था। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि राजा की सुरक्षा महिला अंगरक्षिकाओं के द्वारा की जाती थी, जिन्हें समरानुरांगिनी कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था? समारानुरांगिनी। यानी आपको ध्यान रखना होगा कि राजा की सुरक्षा महिला अंगरक्षिकाओं के द्वारा की जाती थी, जिन्हें क्या कहा जाता था? समरानुरांगिनी कहा जाता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। अब बात करते हैं मौर्यकालीन सामाजिक जीवन को लेकर, यानी मौर्यकालीन समाज को लेकर बात करेंगे। आपको ध्यान रखना होगा कि मौर्यकालीन सामाजिक जीवन या मौर्यकालीन समाज का उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है? अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख देखने को मिलता है व इंडिका में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। बात करेंगे अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन सामाजिक जीवन के बारे में, तो आपको एक एक पॉइंट ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार समाज 4 वर्णों में विभाजित था। 4 वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण व्यवस्था सामाजिक संगठन का आधार था। उसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना होगा कि अर्थशास्त्र में पहली बार शूद्रों को मलेच्छों से भिन्न तथा आर्य बताया गया है। शूद्रों को कृषि, व्यापार व सेना में भर्ती होने का अधिकार था। कृषि को शूद्रों की प्रथम परिणति बताया है। यह आपको ध्यान रखनी होगी शूद्रों के बारे में कि अर्थशास्त्र में पहली बार शूद्रों को मलेच्छों से भिन्न बताया तथा आर्य बताया गया है। और शूद्रों को क्या क्या अधिकार दिए गए? कृषि का, व्यापार व सेना में भर्ती होने का अधिकार था। और कृषि को शूद्रों की प्रथम परिणति बताया है। कहाँ पर? अर्थशास्त्र में। उसके बाद आपको नोट कर कर ध्यान रखना होगा कि शूद्रों को पहली बार कृषि कार्य में बुद्ध काल में लगाया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो कौटिल्य ने दास प्रथा का उल्लेख किया है तथा 9 प्रकार के दास बताए हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौटिल्य ने दास प्रथा का उल्लेख किया है तथा दासों के कितने प्रकार बताए हैं? तो आपको आंसर देना होगा 9 प्रकार बताए हैं। अस्थायी व आश्रित दास को अहितक व स्थायी दास को उदास्थित कहा गया है। यानी कौटिल्य क्या है? दास प्रथा का एक तो उल्लेख किया है और 9 प्रकार के दास बताए हैं। अस्थायी व आश्रित दास को क्या कहा गया है? अहितक। व स्थायी दास था उसे क्या कहा गया है? उदास्तिक कहा गया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि शूद्रों को दास नहीं बनाया जा सकता था, उन्हें मलेच्छों से भिन्न माना गया है। ऐसा उल्लेख कहाँ पर मिलता है? अर्थशास्त्र में। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि कौटिल्य के अनुसार मलेच्छों व युद्धबंदियों को ही दास बनाया जा सकता था, परंतु आर्य व्यक्ति को भी विषम परिस्थितियां होने पर दास बनाया जा सकता था। जैसे विषम परिस्थितियां कौन कौन सी हो सकती थी? अपने परिवार को आर्थिक संकट से बचाने हेतु, दूसरा जुर्माने का दंड अदा करने हेतु, तीसरा ध्यान रखना होगा यदि उसे राजदंड के रूप में दास बनाने का आदेश मिला हो। यानी हमने बात की कि कौटिल्य के अनुसार
मलेच्छों व युद्धबंदियों को ही दास बनाया जा सकता था, परंतु आर्य व्यक्ति को विषम परिस्थितियां होने पर दास बनाया जा सकता था। यानी आर्य व्यक्ति को क्या है, उसकी जब खराब परिस्थिति यानी विषम परिस्थितियां यानी कोई मजबूरी होती थी तब उन्हें दास बनाया जा सकता था। कौन कौन सी? अपने परिवार को आर्थिक संकट से बचाने हेतु आर्य व्यक्ति को दास बनाया जा सकता था। अगर वह जुर्माने का दंड यानी जुर्माना देने में सक्षम ना हो तो जुर्माने का दंड अदा करने हेतु से आर्य व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता था? दास बनाया जा सकता था। और आर्य व्यक्ति को उसे राजदंड के रूप में दास बनाने का आदेश मिला हो तो भी उसे दास बनाया जा सकता था। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि आरसी मजूमदार के अनुसार कलिंग युद्ध के दौरान यानी कलिंग युद्ध के बाद लगभग 1.5 लाख युद्धबंदियों को दास नहीं बनाया गया, अपितु यह लोग दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में चले गए जहां इन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद आपको नेक्स्ट एक नोट ध्यान रखना होगा कि इंडिका में 2 प्रकार के दार्शनिक का वर्णन किया गया है। कौन कौन से 2 प्रकार थे उनके? पहला ब्राह्मण यानी गृहस्थ, दूसरा सारामैन यानी सन्यासी। आपको ध्यान रखना होगा नोट कर कर के इंडिया में 2 प्रकार के दार्शनिक का वर्णन किया गया है, ब्रोकामैन व सारामैन। ब्रोकामैन कौन होते थे? यह गृहस्थ होते थे। सारामैन होते थे वह कौन होते थे? सन्यासी। अब बात करते अगले पॉइंट को लेकर। अब बात करते हैं मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति को लेकर। किसको लेकर? मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति को लेकर। इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? अर्थशास्त्र में। यानी हम बात करेंगे कि मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति किसके अनुसार? अर्थशास्त्र के अनुसार। तो बात करेंगे स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? अच्छी थी, सम्मानजनक थी। ऐसी स्त्रियां जो अपने समस्त जीवन धर्मशास्त्रों के अध्ययन को लगा देती थी उन्हें अर्थशास्त्र में ब्रह्मवादिनी कहा गया है। आपको ध्यान रखना होगा कि मौर्य काल में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। किसके अनुसार? अर्थशास्त्र के अनुसार। उसके बाद आपको नोट कर कर ध्यान रखना होगा कि यूनानी इतिहासकारों ने पश्चिमी भारत में स्थित कठ जाति यानी सैनिक जाति में सती होने का उल्लेख किया है। उनके अनुसार 316 ईस्वी पूर्व में ईरानी डियोडोरस द्वारा एक भारतीय सेनापति की हत्या कर देने पर उसकी पत्नी ने सती व्रत का पालन किया था। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि मौर्य काल में स्थिति के में लेकर सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है और महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार था, यानी तलाक को मोक्ष कहा जाता था। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि उच्च कुल की महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकलती थी उन्हें अनिष्कामनी कहा गया है। उन्हें क्या कहा गया है? अनिष्कामनी कहा गया है। कुछ महिलाएं सूर्य नहीं देखा करती थी जिन्हें असूर्यपस्या कहा गया है। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि मौर्यकालीन स्त्रियों की स्थिति में लेकर अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि नियोग प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। पुनः विवाह यानी पुनर्विवाह नियोग का अधिकार था किन्हें? स्त्रियों को। बाल विवाह का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। कहाँ पर? मौर्य काल में। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि मौर्य काल में नगर वधु यानी गणिका को रूपाजीवा कहा जाता था जिनसे राज्य को आय प्राप्त होती थी। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि महिलाएं स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करती थी। कब? मौर्य काल में। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा गणिकाओं या वेश्याओं के समूह को बंदिक पंथ, बंदिक पोषक व बंदोपजीवी कहा जाता था। इन गणिकाओं को अर्थशास्त्र में 64 कलाओं में निपुण माना गया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि विधवा को छंदवासिनी, छंदवासिनी यानी सामान्य विधवा, आड़े यानी धनी विधवा कहा जाता था। यानी विधवा को छंदवासिनी तथा आड़े कहा जाता था। जो सामान्य विधवा होती थी उन्हें क्या कहा जाता था? छंदवासिनी। और जो धनी महिलाएं होती थी यानी धनी विधवा होती थी उन्हें क्या कहा जाता था? आड़े कहा जाता था। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि पुरुष नर्तक को रंगोपजीवी व महिला नर्तका को रंगोपजीवा कहा गया है। यानी पुरुष नर्तक होता था उसे क्या कहा गया है? रंगोपजीवी, तथा महिला नर्तका को रंगोपजीवा कहा गया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि मूर्ति बनाने वाले कलाकार को कारु कहा गया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूर्ति बनाने वाला कलाकार क्या कहलाता था? तो क्या कहा गया है? कारु
कहा गया है। वहीं आपको नोट कर कर ध्यान रखना होगा मौर्यकालीन धर्म को लेकर। नोट में हम किसकी बात करेंगे? मौर्यकालीन धर्म को लेकर। वैदिक धर्म व बौद्ध धर्म का विशेष उल्लेख मिलता है कहाँ पर? मौर्यकाल में। इसके अलावा आजीवक व जैन धर्म प्रचलित थे। मौर्यकाल आजीवक व बौद्ध धर्म का स्वर्णिम काल कहलाता है। तो यह हमने नोट में बात की मौर्यकालीन धर्म को लेकर। अब बात करते हैं मौर्यकाल में एक अलग पॉइंट को लेकर। अब बात करेंगे इंडिका के अनुसार मौर्यकालीन समाज, यानी पहले तो हमने बात की अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन समाज। अब बात करेंगे इंडिका के अनुसार मौर्यकालीन समाज को लेकर। तो इंडिका में क्या क्या उल्लेख मिलता है आपको ध्यान रखना होगा। भारतीय समाज में 7 प्रकार की जातियां निवास करती थी, ऐसा उल्लेख कहाँ पर मिलता है? इंडिका में। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। संभवतः दासों की अच्छी स्थितियां होने के कारण वह दासों को देख नहीं पाया था, ऐसा माना जा सकता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय लोग डायनोसियस यानी शिव व हेराक्लीज यानी कृष्ण की पूजा करते थे, ऐसा कौन कहते हैं? मेगास्थनीज। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि यूनानी इतिहासकारों के अनुसार मौर्यकाल में सती प्रथा प्रचलित थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीयों को लिखने का ज्ञान नहीं था और भारत में अकाल नहीं पढ़ते थे, ऐसा कौन कहते हैं? मेगास्थनीज। वहीं आपको नोट कर कर 2 बातें ध्यान रखनी होगी। पहला नोट आपको ध्यान रखना होगा कि अर्थशास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। ब्राह्मणों को दिए जाने वाली मुक्त भूमि अनुदान को ब्रह्मदेय कहा जाता था। यानी यहाँ आपको नोट में 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक तो अर्थशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था और ब्राह्मणों को दिए जाने वाली कर मुक्त भूमि यानी मुक्त भूमि अनुदान को क्या कहते थे? ब्रह्मदेय कहा जाता था। दूसरे नोट में आपको ध्यान रखना होगा कि ब्राह्मणों को मुक्त भूमि अनुदान देने का सुस्पष्ट उल्लेख सातवाहन काल में मिलता है, जिसका विवरण नानाघाट अभिलेख में मिलता है। आपको ध्यान रखना होगा कि ब्राह्मणों को मुक्त भूमि अनुदान देने का सुस्पष्ट उल्लेख हमें कब मिलता है? सातवाहन काल में मिलता है, जिसका विवरण हमें कहाँ मिलता है? नानाघाट अभिलेख में मिलता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बात करेंगे हम मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को लेकर। किसको लेकर? मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को लेकर। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में हम बात करेंगे कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो अर्थशास्त्र में, इंडिका में व रुम्मिन्देई स्तंभलेख में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। बात करें पहले पॉइंट को लेकर तो आपको ध्यान रखना है कि रुम्मिन्देई स्तंभलेख एकमात्र अभिलेख है जो कि मौर्यकालीन कर व्यवस्था की जानकारी देता है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एकमात्र अभिलेख जो मौर्यकालीन कर व्यवस्था की जानकारी देता है तो आपको आंसर देना होगा रुम्मिन्देई स्तंभलेख। इसमें बलि व भाग नामक करों का उल्लेख मिलता है। किसमें? रुम्मिन्देई स्तंभलेख में। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन व व्यापार पर आधारित थी, जिसे सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। आपको ध्यान रखना होगा कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि पर, पशुपालन पर व व्यापार पर, और जिसे सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? वार्ता कहा जाता था। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि वार्ता को शूद्रों की प्रथम परिणति यानी प्रथम कार्य बताया गया है। किसका? शूद्रों का। अब बात करते हैं कृषि को लेकर। कृषि के बारे में आपको ध्यान रखना होगा पहला पॉइंट कि मेगास्थनीज, एरियन, स्ट्रेबो व जस्टिन के अनुसार राजा संपूर्ण भूमि का स्वामी होता था। किस काल की बात कर रहे हैं हम? मौर्यकाल को लेकर। आपको ध्यान रखना होगा खेत को क्षेत्र, खेत के स्वामी को क्षेत्रक व काश्तकार को उपवास कहा जाता था। यानी मौर्यकाल में खेत को क्या कहा जाता था? क्षेत्र, और खेत के स्वामी को क्या कहा जाता था? क्षेत्रक, व काश्तकार होता था उसे किस नाम से जाता था? उपवास कहा जाता था। उसके बाद आपको लास्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र के अनुसार भूमि पर राजा व कृषक दोनों का समान रूप से अधिकार था। यानी अर्थशास्त्र के अनुसार आपको ध्यान रखना है कि भूमि पर राजा व कृषक दोनों का समान रूप से अधिकार था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर।
अब आपको नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि हल जोत कर निकाले गए पदार्थ को सीता कहा गया है, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हल जोत कर निकाले गए पदार्थ को क्या कहा गया है, सीता कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि अर्थशास्त्र के अनुसार चावल सर्वोत्कृष्ट फसल थी, जबकि ईख सबसे निकृष्ट बताया गया है। यानी ईख सबसे अच्छी फसल कौन सी थी, चावल, किसके अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार। और सबसे बेकार फसल कौन सी थी, ईख। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा नेक्स्ट पॉइंट कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 10 प्रकार की भूमियों का उल्लेख किया है। कितने प्रकार की भूमियों का उल्लेख किया है, 10 प्रकार की भूमियों का उल्लेख किया है। अब बात करेंगे पहली प्रकार अदेव मात्रक, यानी बिना वर्षा के या कृत्रिम साधनों से सिंचित भूमि क्या कहलाती थी, अदेव मात्रक। यहीं पर आपको नोट कर ध्यान रखना होगा कि मौर्य काल में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन कौन से थे, सुदर्शन झील व मंडल कूप यानी घेरीदार कुएं व रिंगवेल। यह मौर्य काल में से क्या थे, सिंचाई के प्रमुख साधन थे। तो साथियों अदेव मात्रक पहला प्रकार था भूमि का। इसमें हमने देखा बिना वर्षा के या कृत्रिम साधनों से सिंचित भूमि क्या कहलाती थी, अदेव मात्रक। दूसरा प्रकार देव मात्रक, यह क्या थी, वर्षा आधारित भूमि। तीसरा कृष्ट, जुती हुई भूमि। चौथा अकृष्ट, बिना जुती हुई भूमि। अब बात करते हैं पांचवें प्रकार स्थल, यानी ऊंचाई पर स्थित भूमि। छठवां विविधता, चारागाह की भूमि। सातवां ब्रह्मदेव यानी दान में दी गई भूमि। उसके बाद आपको 2-3 नोट ध्यान रखने होंगे। पहला नोट आपको ध्यान रखना है कि प्राचीन भारत में ब्राह्मणों को पहली बार कर मुक्त भूमि सातवाहन काल में दी गई। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत में ब्राह्मणों को पहली बार कर मुक्त भूमि किस काल में दी गई, तो आपको आंसर देना है सातवाहन काल में दी गई थी। उसके बाद आपको दूसरा नोट ध्यान रखना है कि रेहट का प्रयोग मौर्य काल में संभवतः नहीं था। रेहट शब्द का पहली बार प्रयोग वैनसांग के द्वारा मिलता है, यानी कौन से काल में, हर्षवर्धन के काल में। आपने दूसरा नोट देखा कि रेहट का प्रयोग मौर्य काल में संभवतः नहीं था। रेहट का शब्द का पहली बार प्रयोग कब मिलता है, हर्षवर्धन के काल में। किसके द्वारा किया गया, वैनसांग के द्वारा। उसके बाद आपको तीसरा नोट ध्यान रखना है कि शरद ऋतु में गेहूं की फसल बोई जाती थी, जबकि ग्रीष्म ऋतु में ज्वार व तिल की फसल बोई जाती थी। कौन से काल में, मौर्य काल में। उसके बाद साथियों हमने बात की मौर्य काल कृषि को लेकर। अब बात करते हैं मौर्यकालीन राजस्व व्यवस्था को लेकर। किसको लेकर, मौर्यकालीन राजस्व व्यवस्था को लेकर। तो इसमें पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि मौर्यकालीन राजस्व व्यवस्था का उल्लेख हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, अर्थशास्त्र में, इंडिका में व अशोक के रुमिंदेई अभिलेख में। क्या मिलता है, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है कहाँ पर, अर्थशास्त्र, इंडिका व अशोक के रुमिंदेई स्तंभलेख में। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट ध्यान रखना होगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भूमिकर राज्य की आय का प्रमुख साधन था, जो कि कुल उपज का 1/6 वसूला जाता था। वही सिंचित भूमि पर सिंचाई कर सहित 1/2 भाग राजस्व वसूल किया जाता था। यह आपको ध्यान रखना है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भूमिकर राज्य की आय का प्रमुख साधन था, जो कि कितना वसूला जाता था, कुल उपज का 1/6। और सिंचित भूमि पर सिंचाई कर सहित कितना था, 1/2 भाग के राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कुल 21 प्रकार के करों का उल्लेख किया है, जिनमें से निम्न का वर्णन मिलता है। तो साथियों आपको ध्यान रखना होगा कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के करों का उल्लेख किया है, तो 21 प्रकार के करों का उल्लेख किया है। अब इसमें क्या है, कुछ का वर्णन मिलता है। तो पहला देखते हैं हम भाग, दूसरा सीता। बात करें भाग को लेकर, कुल उपज का 1/6 भाग वसूला जाता था, वह कौन सा होता था, भाग कर। बात करें दूसरा सीता। सीता क्या था, राजकीय भूमि व वन्य भूमि पर वसूल किया जाने वाला कर क्या कहलाता था, सीता के नाम से जाना जाता था। अब बात करें तीसरे प्रकार को लेकर। तीसरा प्रकार आपको ध्यान रखना होगा कौन सा था, प्रणय कर, यानी आपातकालीन कर, जो 1/3 या 1/2 भाग लिया जाता था। आपको ध्यान रखना है प्रणय कर कैसा था, आपातकालीन कर था। बात करें चौथा बलि, राजा को दी जाने वाली भेंट या भेंट तथा एक प्रकार का भूराजस्व क्या कहलाता था, बलि।
पांचवा प्रकार देखते हैं सेतुबंध। राज्य की ओर से सिंचाई व्यवस्था करने पर लिया जाने वाला कर क्या कहलाता रहा? सेतुबंध। उसके बाद आपको नोट कर कर एक ध्यान रखना होगा, उदक भाग यानी कृत्रिम साधनों से होने वाली सिंचित यानी कृत्रिम साधनों से होने वाली सिंचाई पर लिया जाने वाला कर, जो 1/5 से लेकर 1/3 वसूला किया जाता था। यानी 1/5 से लेकर कितना 1/3 तक वसूल किया जाता था। कौन सा? उदक भाग, जो कि कृत्रिम साधनों से होने वाली सिंचाई पर लिया जाता था। कौन सा? उदक भाग। बात करते हैं छठवें प्रकार हिरण्य कर को लेकर, यह कैसा कर था? नगद कर। बात करते हैं सातवां कौन सा था? बिष्टी, यह बेगारी कर था। उसके बाद आपको नोट कर कर दो बातें ध्यान रखनी होंगी कि मौर्यकालीन यानी मौर्यकाल का वित्तीय वर्ष कब से कब तक था? तो आषाढ़ से ज्येष्ठ तक, यानी जुलाई से लेकर जून तक। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा आय का प्रमुख स्रोत क्या था? आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भाग नामक कर था, भाग। अब बात करते हैं अन्य करों को लेकर। तो अन्य करों में सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा पकोद सन्नी रोदे, यानी सड़क पर कीचड़ या गंदगी फैलाने पर लिया जाने वाला कर। कौन सा था? पकोद सन्नी रोदे। दूसरा प्रकार देखते हैं बर्तनी, यह कैसा था? सड़क कर। सड़क यानी टोल टैक्स कर, यानी पथ कर या टोल टैक्स। जैसे अब टोल टैक्स वसूला जाता है उसी प्रकार सड़क पर निकलने पर कौन सा कर लिया था? बर्तनी कर। अगला नेक्स्ट कर देखते हैं पिंड कर, संपूर्ण गांव से लिया जाने वाला कर। कौन सा? पिंड कर। नेक्स्ट प्रकार देखते हैं सेतु, फल व सब्जियों पर लिया जाने वाला कर। कौन सा था? सेतु कर। बात करते हैं तरदेय, नदी या पुल पार करने पर लिया जाने वाला कर। कौन सा था? तरदेय कर। नेक्स्ट देखते हैं प्रवेश्य, आयात कर, जो कि 20% तक वसूला जाता था। प्रवेश्य कैसा था? आयात कर था, जो कि कितना वसूला जाता था? 20% तक वसूला जाता था। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रकार को लेकर निष्क्राम्य, यह निर्यात कर था। आयात कर निर्यात कर दोनों आपको ध्यान रखने होंगे, आपसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, आगामी परीक्षा में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको एक एक कर को ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपको नोट कर कर एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दुर्ग, राष्ट्र, खनिज, सेतु, वन तथा पथकर को राज्य का आय रूपी शरीर कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि अर्थशास्त्र के अनुसार ही मौर्य काल में ब्याज दर 15% वार्षिक थी। सर्वाधिक ब्याज दर समुद्री मार्ग से व्यापार करने वाले व्यापारियों से वसूली जाती थी, यानी व्यापार करने वाले व्यापारियों से ली जाती थी। अब बात करते हैं मौर्यकालीन सिक्कों को लेकर। तो मौर्यकालीन सिक्कों में सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा मौर्यकालीन सिक्के क्या कहलाते थे? पंचमार्क या आहत सिक्के थे। यानी क्या कौन से थे? पंचमार्क या आहत सिक्के कौन से थे? मौर्यकालीन सिक्के। अब बात करें मौर्यकालीन अन्य प्रकार के सिक्कों लेकर, तो स्वर्ण या निष्क इस प्रकार के सोने थे, सोने के सिक्के। कारसापड़ या पड़ या धरण यह कैसे थे? चांदी के। और कारसापड़ या पड़ कौन सी थी? राजकीय मुद्रा थी। अगला प्रकार देखते हैं सिक्कों का मासक, तांबे का बड़ा सिक्का कौन सा था? मासक। कांकड़ी, तांबे का छोटा सिक्का कौन सा था? कांकड़ी। नेक्स्ट देखते हैं पंचमार्क या आहत, इसकी विशेषता थी वेदिका से घिरा हुआ वृक्ष। यह मौर्यकालीन सिक्कों का प्रतीक चिन्ह था। कौन सा? वेदिका से घिरा हुआ वृक्ष, जिस किस पर चित्रित था? पंचमार्क या आहत सिक्कों पर। तो किसकी बात की हमने? मौर्यकालीन सिक्कों की। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं मौर्यकालीन व्यापार को लेकर। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि मौर्यकालीन व्यापार जल व थल दोनों मार्गों से होता था। मौर्य काल में दो प्रमुख जलीय बंदरगाह थे। कौन सा? भड़ोच या भृगुकच्छ, जो कि कहाँ पर स्थित था? गुजरात में। और ताम्रलिप्ति कहाँ पर था? पश्चिमी बंगाल में। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा मौर्यकालीन व्यापारी श्रेणियों में विभाजित थे। श्रेणियों के मुखिया को श्रेष्ठी कहा जाता था, क्योंकि मौर्यकालीन व्यापारियों को क्या किस में विभाजित थे? श्रेणियों में। और श्रेणियों के मुखिया को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी कहा जाता था। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट के बारे में ध्यान रखना होगा कि मौर्यकाल का प्रमुख व्यापार सूती वस्त्र उद्योग या कातने का उद्योग था। नेक्स्ट, बंगाल की मलमल या रेशम विश्व प्रसिद्ध थी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि स्ट्रैबो यानी कौटिल्य व स्ट्रैबो के अनुसार जहाजरानी व्यापार यानी जहाज निर्माण पथ राज्य का एकाधिकार था। यानी कौटिल्य व स्ट्रैबो के अनुसार जहाजरानी व्यापार यानी जहाज निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है
कि यूनानी इतिहासकार कर्टियस के अनुसार मौर्य काल में लौह उद्योग भी अपने उत्कृष्ट विकास पर था। उसने मौर्य काल में सफ़ेद लोहे से निर्मित तलवार का उल्लेख किया है। उसके बाद आपको अगला पॉइंट ध्यान रखना होगा कि तक्षशिला, उज्जैन, काशी, कौशाम्बी, तोसली व पाटलिपुत्र आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। तोसली हाथीदांत व्यापार का प्रमुख केंद्र था और मौर्य काल में क्या थे, लंबी दूरी के व्यापार प्रचलित थे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा, विशेषतः चीन व मिस्र व यूनानी देशों के साथ व्यापार हुआ करता था। मिस्र के राजा टोलमी ने लाल सागर के तट पर बर्निस नामक बंदरगाह की स्थापना की। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि सबसे ज़्यादा आयात निर्यात सूती वस्त्रों का होता था कब, मौर्य काल में। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि अर्थशास्त्र के अनुसार काशी, बंग, कलिंग, मालवा व पुंड्रू सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र थे। सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, काशी, बंग, कलिंग व मालवा, पुंड्रू। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि सूती वस्त्र निर्माण हेतु सरकारी कारखाने भी हुआ करते थे। अब बात करते हैं मौर्यकालीन रेशम को लेकर। तो इसमें पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा चीनी पट्ट। यह चीन से आने वाला रेशम कौन सा था, चीनी पट्ट। पत्रोम, पेड़ की छाल व पत्तों के माध्यम से बनाया जाने वाला रेशम कौन सा था, पत्रोम। तीसरा देखना है कौशय, कौटिल्य द्वारा वर्णित एक प्रकार का विशेष रेशमी वस्त्र कौन सा था, कौशय। नेक्स्ट ध्यान रखना होगा दुकुल, सफ़ेद व चिकना वस्त्र कौन सा था, दुकुल। उसके बाद नेक्स्ट ध्यान रखना होगा आपको छौम, एक प्रकार के रेशमी वस्त्र कौन से थे, छौम। उसके बाद आपको नेक्स्ट नोट ध्यान रखना होगा कि मौर्य काल में हाथीदांत, मोती, कछुआ, रंग, नील व वस्त्र का निर्यात होता था, जबकि सोना, विदेशी शराब, कीमती वस्त्र का आयात होता था। तो हमने बात की मौर्यकालीन रेशम को लेकर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। अभी अपनी 2 मिनट में क्लास कंप्लीट हो जाएगी, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अपनी क्या है, कंप्लीट क्लास हो जाएगी। तो बाकी का मैटर 5 मिनट में अपन देखते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य रहता है हम क्लास को कम से कम टाइम में आपके पास कंप्लीट कर भेजें, यानी जिससे आप क्या रिवीजन कर सको। तो साथियों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि यूनानी इतिहासकार कर्टियस के अनुसार भारतीय लोग सन के वस्त्र व पेड़ की छाल का प्रयोग भोजपत्र लिखने हेतु करते थे, जबकि स्ट्रेबो के अनुसार यह कार्य सन के वस्त्र के टुकड़ों पर किया जाता था। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि निर्याकस के अनुसार भारतीय लोग जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे वह पूरे संसार में सबसे अधिक चमत्कार यानी सबसे अधिक चमकदार सफ़ेद सूती वस्त्र थे। यानी एक पॉइंट को हम पुनः रिपीट कर लेते हैं इसको कि निर्याकस के अनुसार भारतीय लोग जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे वह पूरे संसार में सबसे अधिक यानी चमकदार सफ़ेद सूती वस्त्र थे। लास्ट पॉइंट बात करें व्यापारिक मार्ग को लेकर, तो मौर्य काल में निम्न प्रमुख व्यापारिक राजमार्ग थे। कौन सा, उत्तरापथ, पाटल से कौशाम्बी। तीसरा कौन सा था, प्रतिष्ठान से श्रावस्ती। चौथा भृगुकच्छ से उज्जैन। कौन सा, भृगुकच्छ से उज्जैन। तो बात करते हैं पहले उत्तरापथ के बारे में। तो सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग था जो कि पुष्कलावती, तक्षशिला होते हुए श्रावस्ती, पाटलिपुत्र से निकलकर ताम्रलिप्ति, पश्चिम बंगाल तक जाता था। यह कहाँ से सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग कौन सा था, आपको ध्यान रखना होगा, उत्तरापथ। यह पुष्कलावती, तक्षशिला होते हुए श्रावस्ती, पाटलिपुत्र से निकलकर ताम्रलिप्ति तक जाता था। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा इसमें आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय यह सबसे लंबा राजमार्ग था, जो कि लगभग 4500 किलोमीटर लंबा था। वर्तमान में इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। कौन सी, उत्तरापथ की। उसके बाद बात करते हैं दूसरे व्यापारिक मार्ग को लेकर, पाटल से कौशाम्बी को लेकर। यह कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ में मिल जाता था। किसके समीप, कौशाम्बी के समीप। किस में मिल जाता, उत्तरापथ में। बात करते हैं तीसरे प्रकार प्रतिष्ठान से श्रावस्ती को लेकर। तो यह आपको ध्यान रखना होगा, प्रतिष्ठान कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। बात करते हैं चौथे व्यापारिक मार्ग को लेकर। तीसरा तो आपको सीधा सीधा लिख ही रहा है नाम से, प्रतिष्ठान से श्रावस्ती तक था। चौथा भृगुकच्छ से उज्जैन।
कहाँ होते हुए जाता था? मथुरा होते हुए। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है वह कौन सा व्यापारिक मार्ग था जो मथुरा होते हुए जाता था? या आपसे पूछा जा सकता है भृगुगढ़ से उज्जैन के मध्य कौन सा शहर से निकलता था? तो मथुरा। तो यह मथुरा होते हुए उज्जैन तक पहुंचता था। कौन सा? भृगुगढ़ से उज्जैन वाला। और भृगुगढ़ कहाँ पर है? सौराष्ट्र में। तो साथियों आज की क्लास में हमने कंप्लीट मौर्य काल को कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल को लेकर। तो साथियों आपको क्लास कैसी लगी आप यह कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और मैं तो आपसे पुनः एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो सीरियस गंभीर विद्यार्थी है जो क्लास अभी तक अंतिम समय तक देख रहा है, कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। यह मेरे खुद के बनाए हुए क्लास नोट्स हैं और इससे 2022 में 90% इन नोट्स का रहा था। और इस प्रकार का रिजल्ट आपको शॉर्ट नोट से मिल जाए और 1000 घंटों का मैटर अगर आपको कोई 50 घंटे में उपलब्ध करवा रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है आप उसे सपोर्ट करने का काम करें। और जब भी एग्जाम होगा 2024-25 में, तो मैं आपको बता दूंगा इस कंटेंट से कितने प्रश्न आएंगे। और जो इस कंटेंट को भरोसे के साथ पढ़ रहा है और रिवीजन कर रहा है, इसका वीडियो देख रहा है कंप्लीट, उसका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। और मैं तो आपसे कहना चाहूँगा इसको रट लीजिए, क्योंकि जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद पछताने के अलावा, आपको अफसोस करने के अलावा आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार सर हम 20-30 घंटे पढ़कर आपका मैटर यूट्यूब से प्ले लिस्ट से हम स्कूल व्याख्याता बन सकते थे, लेकिन मैंने आपके उस मैटर पर उस समय भरोसा नहीं किया। लेकिन मैं आगामी परीक्षा की तैयारी करूंगा। साथियों तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, आपकी एक भर्ती आपके हाथ से निकल चुकी होगी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी कंटेंट फॉलो करें उसे करें, लेकिन 1-2 घंटे का टाइम डेली हमारे यूट्यूब चैनल के लिए निकालें। और जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है क्विक रिवीजन और ओल्ड इज गोल्ड सीरीज, इस दोनों को कंप्लीट कर लें। और 3 से 4 बार अगर आपने कंप्लीट कोर्स कर लिया यहाँ से, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपका रिजल्ट 80% प्लस रहेगा, यह गारंटी मैं लेता हूँ। और 80% आपको पता है कट ऑफ भी नहीं रहती है। तो साथियों आपके लिए जो भी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है आप सपोर्ट करने का काम करें। अच्छा लगा करें तो वीडियो को शेयर किया करें और कमेंट के माध्यम से आप अपना रिव्यू जरूर दिया करें। तो साथियों अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया मौर्य काल। नेक्स्ट क्लास से हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल को लेकर। किसको लेकर? मौर्योत्तर काल को लेकर। लेकिन साथियों मौर्योत्तर काल से पहले हम मौर्योत्तर काल से पहले हम बात करेंगे मौर्यकालीन कला संस्कृति को लेकर। तो अगली क्लास में हम मिलती है मौर्यकालीन कला संस्कृति को लेकर। यह कला संस्कृति 2 से 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम अपना चैप्टर कौन सा शुरू करेंगे? मौर्योत्तर काल। तो अगली क्लास में हम किसकी बात करेंगे? मौर्यकालीन कला संस्कृति को लेकर। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।